लोगों के मसाइल पसे पुश्त। देखिए, जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे शहर के इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों के मसाइल अलग अलग हैं, सिचुएशन अलग अलग है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि इस मरतब जब आप ग्राउंड में थी तो सबसे ज़्यादा अलग अलग इलाक़ों में क्या क्या मसाइल, क्या क्या मुश्किलात आपने देखा जो लोगों के नज़र आए? जी देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम गांदरबल की बात करते हैं, पहाड़ी इलाका है, कंगन का जो इलाका है, कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पूरा पहाड़ी इलाका है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम मेन गांदरबल में आते हैं, मेन टाउन में आते हैं, तो वाकई लोगों के मसाइल मुख्तलिफ है। और अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर जो लोगों के मसाइल है वो मुख्तलिफ है। और हमने जब उनसे बात करी, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो पहाड़ी इलाकों में पानी जैसी सिचुएशन, बिजली जैसी सिचुएशन, इन चीज़ों से भी लोग परेशान हैं कि वहाँ पर सड़कें जो है वहाँ तक नहीं जाती जहाँ पर उनका घर है। ऊँचे पहाड़ों पर वो रहते हैं, वहाँ पर पानी की जो सहूलियत है वो तक उन तक नहीं पहुंचती, या फिर अगर हम बिजली की बात करें तो वो तक उन तक नहीं पहुंचता। तो पहाड़ी इलाकों में मसाइल अलग हैं। उसके अलावा अगर हम जो मेन टाउन है, अगर हम वहाँ आ जाते हैं, मेन टाउन से बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम यूथ से बात करें तो सबसे बड़ा यूथ का जो मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हमें नज़र आया कि यूथ जो है वो ये कहते हुए नज़र आए कि हमने डिग्रीज़ की हुई है, हम स्कूल्स गए, कॉलेजेस गए, यूनिवर्सिटीज़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़गार का कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा वसाइल हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं कि जिससे हम एक बेहतर तरीके से अपना रोज़गार कमा सके और ख़ुद को या अपने घर वालों को चला सके। तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा मसला रहा है यूथ का, जब हम यूथ से बात करते हैं। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल काम होने थे उनका, जब लोगों से हमने बात करी, उनका ये कहना था कि जो पिछले 70 सालों में जिस तरीके के काम होने थे उस तरीके के काम नहीं हुए हैं। खुद उमर अब्दुल्ला जो है वो एनसी से यहाँ से MLA भी रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला भी रहे हैं। तो इतना हॉट सीट होने के बावजूद भी लोगों के खदशात रहे कि काम उतने जितने तेज़ी से होने चाहिए थे उतने काम नहीं हुए हैं। तो ठीक है, अगर दो अलग अलग इलाके की अगर बात करेंगे, देखिए शहरी इलाके में अभी हम श्रीनगर में जब सुबह से हम बात कर रहे थे, नौजवानों को रोज़गार चाहिए। उनका ये कहना था कि हुकूमत किसी की भी बने, हमारे मसाइल हल करें, और उनसे ये पूछिए कि वो रोज़गार कब दे रहे हैं हमें, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। रूरल एरियाज़ की पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहाड़ों पे या फिर वादियों में जहाँ जहाँ पे देहात है, गांव है, जो बेसिक चीज़ों से भी महरूम हैं, वहाँ पे लोगों के क्या मुद्दे हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए या फिर हार्टिकल्चर से जुड़े हुए, किस तरह के मसाइल आपने देखे? जी देखिए, बिल्कुल। अगर हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि जो भी पहाड़ी इलाके हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम हॉर्टिकल्चर की भी यहाँ पर हम बात करेंगे, तो जिस तरीके से हम देखते हैं हर साल हमें मौसम में कुछ ना कुछ तब्दीली देखने के लिए मिलती है। और उस वजह से हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर के साथ जो लोग वाबस्ता है उन्हें काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारी जब फसल ख़राब हो रही होती है तो हमें कोई पूछने नहीं आता, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। तो ये तमाम तर जो मुद्दे हैं वो रहे हैं अपने अपने सेक्टर से, जो भी जिस सेक्टर से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो इन सेक्टर्स को भी लेकर उन्होंने बात करी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमें इस बार के जो 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए और वोटर्स में हमें सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिली, वो हमें देखने के लिए मिला कि सिविलाइज्ड वोटर जो है वो हमें नज़र आया कि वो समझता है उसे क्या चाहिए और कौन सी सरकार जो है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है, किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो उनकी तमाम तर जो भी कितना स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ जो अभी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे रिवायती पार्टियों ने लोगों को साधने की बड़ी कोशिश की है और उनकी मासूमियत को का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इसके हवाले से क्या कुछ देखा आपने? जी देखिए, बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी कहा, सिविलाइज्ड वोटर्स जो हमें देखने के लिए मिले, तो इस चीज़ में भी तब्दीली देखने के लिए हमें मिली है। लोगों का ये कहना था कि जो भी रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर रही है और जिस तरीके से उनके ज़रिए उनका इस्तेसाल हुआ है, तो वो चाहते हैं कि जो सिनेरियो है वो बदले और कोई नया पॉलिटिकल लीडर सामने आए जो उनके तमाम तर मसाइल जो है उनको वो हल कर सके। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब जैसे कि हम जानते हैं कि काउंटिंग का सिलसिला जारी है और शाम तक हमें पता चल ही जाएगा। तो शाम तक हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी हार और किसकी जीत होती है। लेकिन इस बात में एक सबसे अहम चीज़ ये है कि अवाम की जीत होने वाली, क्योंकि अवाम ने इसमें भागीदारी ज़्यादा निभाई है। और सबसे अहम चीज़ कि जो बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं, उमर अब्दुल्ला, शेख इशफाक जब्बार, इंजीनियर रशीद, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, या फिर जो दूसरे लीडरान हैं, उनका क्या होना है, वो कहाँ से हार रहे हैं, कहाँ से जीत रहे हैं, उसके पीछे की वजूहात क्या हैं, इसके लिए सीधा हम बडगाम का रुख करेंगे। लेकिन चीज़ों से परे क्या कुछ
वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से किसी एक पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली हैं और दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। और क्या वजूहात है कि जो बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, वो इस मर्तबा कहीं ना कहीं फीके नज़र आ रहे हैं। वो बहुत सारे एमएलए जो 2-3 मरतबा जीत चुके हैं, असेंबली में नुमाइंदगी कर चुके हैं, इस मरतबा अवाम ने उन्हें क्यों नकारा है। उन तमाम वजूहात के साथ ग्राउंड पर हमारी टीम मौजूद है और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग जो इलाके हैं उनको हम खंगालने की कोशिश करेंगे, जायजा लेने की कोशिश करेंगे। बडगाम का रुख करते हैं, इससे पहले हमने गांदरबल का रुख किया था। बडगाम चलते हैं और बडगाम में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नूर मौजूद हैं। नूर, लगातार आपने कवर किया है ग्राउंड से और लगातार आवाम तक आपने रिपोर्ट भेजने की कोशिश की है। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि जिस तरह की इस मरतबा की सूरत हाल नज़र आ रही है, बिल्कुल पहले की सभी इलेक्शन से मुख्तलिफ है। क्या वजूहात हैं कि लोकसभा में भी और असेंबली के चुनाव में भी बड़े बड़े धुरंधर नेता को अवाम ने नकार दिया और उनको चुना जो शायद जिनके बारे में किसी ने ख्याल भी नहीं किया था। आमिर, अगर हम देखेंगे जो ग्राउंड सिचुएशन थी तकरीबन 64 दिन रात को करके अगर हम देखेंगे 64 दिन हमने ग्राउंड सिचुएशन को जानने की कोशिश की और उससे पता चलता है कि जो नौजवानों में अब की बार जागरूकता आ चुकी है वोट्स को लेकर, जो उनको जमहूरी हक है उस जमहूरी हक का इस्तेमाल करने को लेकर जो उनमें जो एक सोच आई है नई और जो उजाला आया है जम्मू कश्मीर में। आदमी यहाँ पे जो दूसरे पार्टियां हैं उनकी जरूरत फिलहाल इस वक्त जो नताई सामने आ रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूसरी जो है सीट लेनी पड़ेगी। फिलहाल जो लीड है जम्मू कश्मीर में पूरे इस वक्त एनसी और कांग्रेस की है, तो ये दोनों पार्टियां जो है मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। और 5 सीटें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो 5 एमएलए बनाने हैं, उन्होंने उनका जो नाम कल वाजे कर दिया था, एक लिस्ट निकल गई थी, उसमें से 5 के 5 बंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी बिल्कुल। पुराना जैसा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर बात करें, इंजीनियर रशीद को लेकर भी कहा जा रहा था कि माहौल बदलता हुआ नजर आएगा और जो सीटों में हेरफेर है वो होता हुआ नजर आएगा और इसका जो नुकसान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद को हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें तो उनकी जानिब से भी जो मेजॉरिटी असेंबली नशस्त है उन पर अपने कैंडिडेट जो है वो खड़े किए थे, तो उनका लगातार यही कहना था कि इस बार जम्मू कश्मीर के लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स के हक में वोट करेंगे। लेकिन अभी जब काउंटिंग प्रोसेस चल रही है, इसमें नताइज जो निकल रहे हैं उसमें यह दिख रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर के अंदर लीड ले रही है। तो कहीं ना कहीं पे इंजीनियर रशीद का जेल से उनको बेल मिलना उनकी पार्टी का सेटबैक हुआ और लोगों ने जो है कहीं ना कहीं पे जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उन्होंने भी लगातार अपनी बयानबाजी में ये कहा है कि जो इंजीनियर रशीद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। यही वजूहत है कि इंजीनियर रशीद को जो है बेल पे छोड़ा गया और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में उन्हें कैंपेनिंग करने की इजाजत भी दी गई। तो कहीं ना कहीं पे दूसरा सेटबैक इस चीज से भी उनकी पार्टी को हुआ कि लोगों के दिमागों में इस बात को बिठाया गया कि इंजीनियर रशीद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रॉपरी कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में ये कुछ हड़बड़ी कर सकते हैं। तो लोगों के दिमागों पे ये बिठाया गया कि इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट के हक में वोट ना करे। तो यही वजह है कि अभी जब काउंटिंग प्रोसेस चल रहे इसमें अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है कहीं पे नजर नहीं आ रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बेनिफिट ये भी मिला, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मेजॉरिटी सीट्स पर जम्मू कश्मीर के अंदर लीड ले रही है। या अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एनसी और आईएनसी कोalition के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी मेजॉरिटी सीट्स पर लीड है। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस रेस में कहीं ना कहीं पे जो है पीछे नजर आ रही है। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी की अगर हम बात करें तो पुलवामा जिले की मैं बात करूंगा। पुलवामा जिले में पुलवामा असेंबली नशस्त से जो कैंडिडेट अवामी इत्तेहाद पार्टी के लड़ रहे थे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया इलेक्शन से पहले। तो ऐसा ही कुछ सेटबैक जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट को हुआ। तो यही वजह है कि 300-400 वोट की अभी तक अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट के हक में आए हैं।